सावित्री, मेरा तो खाना हो गया। मेरा भी हो गया है जी। भावना बहू, चलो अब तुम लोग खाना खा लो, बाकी सबको भी खाना खाना है। ये लो प्लेट। आप सब लोग पहले खाना खा लेते हो, हमारा सबसे आखिरी में नंबर आता है। हम सबसे छोटे हैं, इसीलिए हमें आखिर में खाना दिया जाता है। पता है मुझे दोपहर से कितनी भूख लग रही है। कनिका, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास सब एक ही प्लेट है और इस एक ही प्लेट में सबको दो दो करके खाना होता है। एक काम करो, पहले तुम ही खा लो, हम लोग बाद में खा लेंगे। कहने को तो इस परिवार में तकरीबन 10 लोग थे, लेकिन 10 लोग के लिए खाने की सिर्फ एक ही प्लेट क्यों? ये पूरा परिवार क्यों बारी बारी करके उस एक ही प्लेट में खाना खा रहा था? क्या इस प्लेट में कोई खास बात थी, या इस एक प्लेट में इन 10 लोगों के खाना खाने का कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बहू, रात के 8 बज गए हैं और तुम लोगों ने बस अभी तक चावल ही बनाए हैं। सब्जी और रोटी कब तक बनेगी? माँ जी, आप तो जानती हैं कि घर में नाम की सिर्फ 4 बर्तन हैं। अब एक में सब्जी बनती है, एक पर रोटियां सिकती हैं। घर में खाना बनाने के लिए कम से कम 4 बर्तन तो हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ एक प्लेट। बार बार एक प्लेट को ही धोकर खाते रहो। और एक तो जब से ये ठंड शुरू हुई है तब से तो प्लेट को धोने का मन भी नहीं करता। सोचा था कि मिट्टी के बर्तन बना लूंगी, लेकिन ठंड में तो बर्तन सूखने का नाम ही नहीं लेते। लक्ष्मी और भावना के पति ये दोनों ही एक सोसाइटी में झाड़ू लगाने का काम करते थे। दिन के दोनों भाइयों को 30 से 40 रुपए मिल जाते थे, जिसमें बस ये रोज का 2 वक्त का राशन ही खिला पाते थे। एक प्लेट होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य 2-2 करके खाना खाते हैं, और जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेते तब तक बाकी सबको खाने का इंतजार करना पड़ता। अरे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाइए ना। आप लोग कितना आराम से खाना खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे ने हलचल मचा रखी है। मुझे भी ठंडी रोटी खानी पड़ी थी। इतनी ठंड में ठंडी रोटी नहीं चबाई जाती। बाबा, जल्दी से खा लो ना खाना। दोनों भाई जल्दी से खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी लोगों को खाना खाने के लिए देते हैं। हे राजू, तूने मेरी सब्जी की आलू क्यों लिए? वो तो आलू मेरे थे। तूने भी तो मेरी तरफ से चावल के 2 निवाले ज्यादा लिए, तो मैंने भी तेरी सब्जी ले ली। चोर कहीं का। माँ, आपसे ये राजू मेरे साथ इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। ये रोज ऐसा ही करता है। मैं भी इसके साथ अब से खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए एक नई प्लेट लेकर आओ। अब से मैं अपनी नई प्लेट में खाना खाऊंगा। बस करो तुम दोनों। यहाँ खाना बनाने के लिए 4 से ज्यादा बर्तन नहीं हो पा रहे हैं। हम 10 लोगों को इसी एक प्लेट में 2-2 करके बारी बारी खाना पड़ता है, और तुम दोनों को अपनी अपनी खुद की प्लेट चाहिए। चुपचाप से खाओ और दूसरों को भी खाने दो। लक्ष्मी की डांट को सुनकर दोनों बच्चे जल्दी जल्दी अपने हिस्से का खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी को खाने के लिए दे देते हैं। दोनों ही भाई काफी कोशिश करते हैं आसपास की जगह पर अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और ये 10 लोगों का एक प्लेट में खाना खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बड़ी तगड़ी ठंड पड़ी है। इतनी आस से बाहर गया था कि कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब जल्दी से घर जाता हूँ और बहू से चाय बनवा कर पीऊंगा। महेंद्र ठंड से कांपता हुआ घर जा रहा होता है कि तभी महेंद्र को उसके बचपन का दोस्त लखन मिलता है। अरे महेंद्र, कैसा है तू? कितने सालों बाद मुलाकात हुई। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तू कैसा है? कितने समय के बाद मिला। आज घर चल, ठंड का मौसम है, दोनों दोस्त बैठकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। महेंद्र लखन को अपने घर ले जाता है और सबसे मिलवाता है, जिसके बाद लक्ष्मी पड़ोसी से चाय के 2 कप लेकर आती है और उनमें महेंद्र और लखन को चाय देती है। थोड़ी देर में खाना बनाने लगती है और घर में रखी इकलौती प्लेट में खाना निकालकर लखन को देती है। आपका तो बस मेरे लिए खाना निकला है, क्या आप लोग खाना नहीं खाएंगे? हम थोड़ा देर से खाना खाते हैं ना, इसीलिए अब आपको तो देरी से खाना खाने की आदत नहीं होगी। आप पहले खा लीजिए, हम लोग बाद में खा लेंगे। पूरा परिवार एक प्लेट की सच्चाई छुपाते हुए लखन से उसे अपनी इकलौती प्लेट में खाना देते हैं। लखन के जाते ही भावना उस प्लेट को धोती है और अब फिर से सब बारी बारी करके उसे एक प्लेट में खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, और आज जब घर में सब बारी बारी कर उस प्लेट से खाना खा रहे होते हैं कि तभी सावित्री और भावना को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, न जाने कभी लोग खाना खाएंगे। अब तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, इस चावल के पतीले में ही खाना खा लेते हैं। अगर आप थोड़ी भी देर और रुकी ना, तो मुझे तो खाली पेट उल्टी ही हो जाएगी। दोनों सास बहू उस चावल के पतीले में ही खाना खाने लगती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली लक्ष्यता हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उनके घर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू पतीले में खाना खा रहे हैं, जिसे देख उसकी फौरन हंसी छूट जाती है।
ये क्या, आप लोग इस तरह पतीले में खाना खा रहे हैं? खाना बनाने वाले बर्तनों में कोई भी खाना खाता है क्या? आपके घर में प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए? छोड़िए, जैसी जिनकी आदत। मैं तो बस आपको ये पूजा की मिठाई देने के लिए आई थी। इतना कहकर लक्षिता वहां से चली जाती है। वहीं पूरे परिवार को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब बेचारा गरीब परिवार कर ही क्या सकता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। राजू मुन्नी हर रोज की तरह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा है। भंडारे के लिए कई सारे पत्तल एक टेबल पर जमा है। राजू देखो, वहाँ पर कितनी सारी पत्तल है। हम उनमें से कुछ पत्तल चुरा लेते हैं और घर ले जाएंगे और फिर सब अपनी अपनी प्लेट में खाना खाएंगे। मुन्नी तुम यहीं रुको, मैं चुपके से पत्तल लेकर आता हूँ। उन पत्तल की मदद से पूरा परिवार 1 से 2 दिन ही खाना खा पाता है और फिर से उन सबकी घर में रखी हुई इकलौती प्लेट में ही बार बार खाना खाने की नौबत आ जाती है। पता नहीं कब तक इस एक प्लेट में ही खाना खा कर गुजारा करना होगा। दूसरे का खाना खत्म होने तक इंतजार करते करते कभी खाना ठंडा हो जाता है तो कभी भूख ही मर जाती है। और अब तो पतीले में खाने में भी डर लगता है। उस दिन तो पड़ोसन ने देख लिया था, अगर अब किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन लोगों के घर के पास से एक मिनी ट्रक गुजरता है। ज्यादा कोहरा होने की वजह से वो ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उस ट्रक में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्स इधर उधर गिर जाते हैं। ट्रक टकराने की आवाज से दोनों भाई जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रक का एक्सीडेंट होता देख वो जल्दी से ट्रक के पास जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। अरे आप ठीक तो है ना? ज्यादा आपको चोट तो नहीं लगी? चलो भगवान का शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारा घर यही पास में है, आप थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लीजिए, हम मैकेनिक को बुला देते हैं। दोनों भाई ट्रक ड्राइवर को अपने घर ले जाते हैं और मैकेनिक को बुलाकर उसका ट्रक भी ठीक करवा देते हैं। कुछ देर में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाइयों की नजर उनके घर के पास बने पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था जो इस ट्रक से गिरा था। अरे ये तो वही बॉक्स है जो उस ट्रक में था। लगता है ये बॉक्स को ट्रक वाला गलती से यहीं छोड़ कर चला गया, वरना सारे बॉक्स तो उसने उस ट्रक में रख दिए थे। एक काम करते हैं, इसे घर के अंदर ले चलते हैं, क्या पता वो ट्रक वाला वापस आ जाए तो हम उसे ये दे देंगे। राजेश और रमेश उस बॉक्स को घर के अंदर ले आते हैं और तकरीबन 1 हफ्ता होने को आता है, लेकिन वो ट्रक वाला नहीं आता, जिसके चलते अब दोनों भाई जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बॉक्स के अंदर खाना बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन और खाने के लिए ढेर सारी प्लेट्स थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इतने सारे बर्तन हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारी करीबी देखते हुए ऊपर वाले ने हमें एक प्लेट के बदले इतने सारे बर्तन दे दिए। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? ये सच है। अब हम आराम से खाना बनाएंगे और पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले तो बर्तन के बॉक्स की पूजा करती हैं और अब आराम से वो अलग अलग बर्तनों में खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार एक साथ अलग अलग प्लेट में गर्मा गर्म खाना खाता है। गरम खाना खाए हुए मुझे तो न जाने कितने साल बीत गए थे। गरम खाना कैसा होता है मैं तो भूल ही गई थी। सब साथ में खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब तो मेरे और मुन्नी के बीच में खाने को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। उस दिन के बाद उस पूरे परिवार की कभी भी एक प्लेट में खाना खाने की नौबत नहीं आती और पूरा परिवार हमेशा एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है। नेहा, प्रिया, अंजलि, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रही हो? हाँ भाभी, आज हमारा टेस्ट है कॉलेज में। इतना बोलकर तीनों नंद कॉलेज के लिए चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही थोड़ी देर बाद सुनीता की पड़ोसन आशा आती है। अरे बहू, मानना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी तुम हाथ मशीन चलाकर सिलाई का काम कर रही हो। वैसे मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई थी अपनी बेटी का अनारकली सूट बनवाने के लिए। नाप तो तुम्हारे पास होगा ही। हाँ आंटी जी, मेरे पास आपकी बेटी का नाप रखा हुआ है, पर अनारकली सूट और ये कपड़ा तो काफी महंगा लग रहा है। किसी की शादी है क्या? नहीं बहू, किसी की शादी नहीं है, वो तो कॉलेज में नए साल का फंक्शन है, उसी के लिए सिलवा रही है मेरी बेटी अनारकली सूट। और ये कपड़ा सच में बहुत महंगा है, 5,000 रुपए का सिर्फ कपड़ा लेकर आई है वो, इसीलिए खराब मत करना। क्या कॉलेज में न्यू ईयर पार्टी हो रही है? बहू तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी तीनों नंद भी तो उसी कॉलेज में जाती हैं जिसमें मेरी बेटी है। उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, बहुत जल्दी घर में नया मेहमान आने वाला है, खर्च बढ़ने वाले हैं शायद, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति देखकर मेरी तीनों नंद ने मुझे कुछ नहीं बताया। सुनीता को जब कॉलेज न्यू ईयर की पार्टी के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी तीनों नंद के लिए बहुत बुरा लगता है और शाम को तीनों नंद घर आती हैं। प्रिया, नेहा,
और अंजलि, तुम तीनों ने जो सूट लिया था मैंने उसकी फिटिंग कर दी है। नया साल आ रहा है, तुम न्यू ईयर वाले दिन यही कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाना। नहीं भाभी, उस सूट को हम किसी की शादी या किसी दूसरे फंक्शन पर पहनेंगे, क्योंकि हमारे पास बस वही एक नया कपड़ा रखा है। हाँ भाभी, वैसे भी हम इस बार न्यू ईयर पर कॉलेज नहीं जाएंगे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब मेरी तीनों नंद मेरी वजह से कर रही हैं। जब ये मेरे लिए इतना सोच रही हैं तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी न्यू ईयर को आने में 10 से 15 दिन बाकी हैं। क्यों ना इन दिनों मैं अपनी तीनों नंद के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बनाऊं। भाभी, आप पूरे दिन सिलाई मशीन पर बैठी सिलाई करती रहती हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, खाना हम बना लेंगे। इतना बोलकर प्रिया अपनी भाभी को चारपाई पर बिठा देती है और अंजलि अपनी भाभी के पैर दबाने लगती है और प्रिया नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद अशोक घर आता है। अरे भैया, नंद भाभी में इतना प्यार क्या बात है? बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैं मूंगफली लेकर आया हूँ। चलो खाना खाकर मूंगफली खाएंगे। हाँ भैया, क्यों नहीं, खाना भी तैयार हो चुका है। अब पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर पैसे की दिक्कत और सैलरी न मिलने की वजह से अशोक काफी परेशान होता है। तभी सुनीता उससे कहती है, अशोक जी, इस बार तो मालिक ने काफी समय लगा दिया आपको सैलरी देने में। आप उनसे पैसे मांगो ना, मुझे अपनी तीनों नंद के लिए न्यू ईयर की ड्रेस बनानी है। सुनीता, अगर मालिक पैसा नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरी तीनों बहन का दिमाग खराब हो गया है जो वो न्यू ईयर पर तुमसे ड्रेस सिलवा रही हैं। नहीं अशोक जी, मेरी तीनों नंद ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ये तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। घर की स्थिति और मेरी हालात देखकर वो तो कॉलेज न्यू ईयर वाले दिन जाना भी नहीं चाहती, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी नंद के लिए कुछ करूँ। सुनीता, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और उन तीनों का फैसला बिल्कुल सही है। अशोक सुनीता से नाराज होकर सो जाता है, पर सुनीता हार नहीं मानती और अगली सुबह, बहू, ये लो ब्लाउज का कपड़ा और कुछ पैसे, इससे डोरी लटकन और लेस भी लाकर लगा देना। पर अम्मा, 100 रुपए में इतना सामान नहीं आएगा। अगर ऐसा है बहू तो तुम सिर्फ डोरी और लटकन ही लगा देना। सिर्फ डोरी और लटकन लगाने के लिए तो 100 रुपए काफी रहेगा। क्यों ना मैं इन पैसों से कुछ दूसरा सामान ले आऊं, ताकि मैं अपनी नंद की ड्रेस को और अच्छा बना सकूं। ठीक है अम्मा। अब सुनीता इसी तरह अपने पास आए ग्राहकों के कपड़े, लेस, गोटा, सितारे, लटकन, डोरी थोड़ी थोड़ी बचाती है और उन सभी सामानों की मदद से सुनीता 3 दिनों तक लगातार बैठकर प्रिया के लिए एक प्यारा सा ड्रेस बनाती है। प्रिया का तो ड्रेस मैंने तैयार कर लिया, अब जल्दी से मेरे पास सिलाई आई है, वो सिल लेती हूँ और शाम को मार्केट जाकर कुछ और सामान ले आऊंगी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो ड्रेस और बनानी है मुझे। कौन सी ड्रेस बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है भाभी? अरे आज तुम तीनों इतनी जल्दी आ गई, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं ना कपड़ों के, बस उसी की बात कर रही थी। भाभी, हम देख रहे हैं इस ठंड में भी आप पूरे दिन बस सिलाई करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, बस एक ब्लाउज रहता है, उसके बाद आराम कर लूंगी। इतना बोलकर फिर से सुनीता सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और सारी सिलाई खत्म करके अपनी तीनों नंद के साथ मार्केट जाती है, जहां वो कुछ गोटा, लेस, लटकन, बुकरम और सुई धागा आदि सामान लेती है। और तभी अंजलि की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है। दीदी, भाभी, देखो वो ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना, काश की ऐसी कोई ड्रेस मेरे पास भी होती। अंजलि, तुम्हें वो ड्रेस पसंद है? नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी उस ड्रेस का, मैं कौन सा 1 पीस पहनती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अपनी भाभी को मनाकर अंजलि अपनी बहन और भाभी के साथ घर आ जाती है। अब जहां सुनीता आराम कर रही होती है तो वहीं तीनों बहन घर का काम कर रही होती हैं। कुछ देर बाद अशोक भी घर आ जाता है, पर सुनीता किसी से कुछ नहीं बोलती और अगले दिन अशोक और तीनों नंद के जाने के बाद, एक तो ड्रेस बना ली है, 2 ड्रेस और बनानी है, कैसे पूरा करूं? हाँ, मेरे पास 500 रुपए है, इन 500 रुपए से तो कपड़ा आ ही जाएगा और बाकी सामान का जुगाड़ मैं कर लूंगी। सुनीता आगे का जुगाड़ करने के लिए मार्केट जाती है और मार्केट से सस्ते कपड़े लेती है, पर तभी वहां एक परेशान लड़की थैली में कपड़ा लेकर सुनीता के पास आती है। आप कपड़े सिलने का सामान ले रही हैं? इसका मतलब आप दर्जी हैं। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? 1 हफ्ते बाद न्यू ईयर है और मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है, उसमें मुझे 2 डिफरेंट वेस्टर्न पहननी है। ये मेरे पास दोनों ड्रेस के लिए कपड़ा है और इसमें लगने वाला सारा सामान भी। आप इन्हें ड्रेस बना दीजिए ना प्लीज। दरअसल मैंने यहाँ सभी टेलर से बात कर ली, पर न्यू ईयर को ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कोई मेरा कपड़ा नहीं ले रहा। कोई बात नहीं बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ड्रेस न्यू ईयर से पहले सिल दूंगी। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें सिलाई के पैसे नहीं दे पाऊंगी। पर हाँ, जब मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी तो उसमें मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए। क्या पता आज मैं तुम्हारी मदद करूं तो कल कोई मेरी मदद कर दे। तुम मेरे घर चलो और अपना नाम दे दो।
सुनीता राधिका को अपने साथ घर ले जाती है और उसका नाप लेती है। साथ ही उसे कपड़े का डिजाइन पूछती है और सुबह शाम बैठकर 4 दिनों तक सिलाई करके सुनीता राधिका की दोनों ड्रेस तैयार कर देती है। और 4 दिन बाद जब राधिका सुनीता के पास आती है और अपनी दोनों ड्रेस देखती है तो वो बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, मुझे लगा आपके समय में कोई जरूरतमंद की मदद नहीं करता, पर तुमने मेरी ये ड्रेस बनाकर मुझे आज गलत साबित कर दिया। पर मैं सच बताऊं तो मुझे इन ड्रेस की जरूरत नहीं है, इन्हें तुम ही रख लो। मैं तो बस एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, देख रही थी कि बुरे समय में अब भी कोई किसी की मदद करता है या नहीं। पर तुमने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि अब भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो फायदा नहीं किसी की मजबूरी देखते हैं। पर मैं ये ड्रेसेस कैसे रख सकती हूँ, ये तो बहुत महंगी है। ये ड्रेसेस तुम्हारी सिलाई करने के बाद महंगी हुई हैं, उससे पहले ये साइड कपड़ा था, इनका उतना मोल नहीं था, और ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। राधिका वो दोनों ड्रेस और पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुनीता उन ड्रेसेस की फिटिंग अंजलि और नेहा के नाप की कर देती है। और शाम को जब उसकी तीनों नंद और अशोक घर आते हैं तो सुनीता तीनों ड्रेस उन्हें दिखाती है। प्रिया, ये लो, ये तुम्हारा, नेहा ये तुम्हारी, और अंजलि ये तुम्हारी ड्रेस, बताओ कैसी लगी? अरे सुनीता, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने इतनी महंगी ड्रेस अपनी तीनों नंद के लिए बनाई। भाभी, तो आप दिन रात बैठकर हमारी ड्रेस बना रही थी, पर इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? तुम तीनों मेरा ख्याल रखती हो, मेरी वजह से कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी नहीं सेलिब्रेट कर रही थी। देखो, एक ड्रेस तो मैंने बनाई है, और बाकी की ये 2 महंगी ड्रेस मैंने खुद से नहीं बनाई, बल्कि किसी ने मुझसे बनवाई थी। वो लड़की नहीं फरिश्ता थी जिसने मेरी मदद करी। अब मेरी तीनों नंद न्यू ईयर पर यही ड्रेस पहनकर जाएंगी। अब तुम्हें कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो ड्रेस देखकर तीनों नंद बहुत खुश होती हैं और न्यू ईयर वाले दिन अपने कॉलेज में वो ड्रेस पहनकर जाती हैं, जहां सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। और इस तरह तीनों नंद और भाभी के बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है।